बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई हफ़्तों के मामलात जो हैं वो आज के दिन तय पा गए हैं, और ये जो गुज़िश्ता हफ़्ता गुज़रा है इसमें वो कुछ हुआ है जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर हम इस मौके पर तवक्को नहीं कर रहे थे। उस तमाम तर पहलू पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड जो केस था अल-कादिर ट्रस्ट का, उसका फ़ैसला आज आ गया है। मुख्तसर फ़ैसला आया है। इमरान खान को 14 साल की कैद हुई है, 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल की कैद हुई, 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ। और अल-कादिर ट्रस्ट ज़मीन जो है वो हुकूमती तहवील में दे दी गई है। इमरान खान पर करप्शन में मुलव्वस होने का जो इल्ज़ाम है वो साबित हुआ है। इस केस के अंदर जो मुख्तसर फ़ैसला अदालत की जानिब से अब तक सामने आया है उसमें ये कुछ दर्ज है। अब ये फ़ैसला जब आया तो तब 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं हुकूमत और अपोजिशन की। मुज़ाकरात पर बात हो रही है। हुकूमत मज़ीद थी कि लिख कर दिया जाए जो कुछ अपोजिशन चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिख कर दे दिया, और TORs की सतह पर उन्होंने दिया कि इस तरीके से इन बातों पर तहकीकात होनी चाहिए। 2 किस्म के कमीशन बनने चाहिए। उन 2 कमीशंस में ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए, जिसको भी आगे जाकर प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अब एक और अहम मुलाकात होती है इस तमाम सूरत हाल में। अब ये फ़ैसला और ये मुज़ाकरात जो है ये लिंक थे। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे अगर फ़ैसला खिलाफ भी आ जाए तो तब भी हम मुज़ाकरात के अमल को जारी रखेंगे, ये मुज़ाकरात होते रहेंगे। और अब क्योंकि रिटर्न तौर पर दे दिए गए हैं, हुकूमत ने जो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमारे तज्ज़ियाकार बताते रहे हैं कि जैसे ही ये मुज़ाकरात लिखे हुए आएंगे तो हुकूमत कहेगी कि ये देखो जी NRO आ गया, और वही हुआ। राना सनाउल्लाह साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा ये देखो जी लिखा हुआ NRO आ गया, और उन्होंने कुछ एतराज़ात भी किए थे। एक मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की। आर्मी चीफ से ये मुलाकात हुई है। इस पर पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने इनकार कर दिया। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी हमारी तो कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई कल उनकी, और उसके बाद फिर उन्होंने इस बात की तस्दीक की, और इमरान खान ने ये सहाफ़ियों को बताया मुलाकात में कि हाँ जी इनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन बहुत ही मोहतात रहकर बैरिस्टर गौहर साहब इस हवाले से बता रहे हैं। और आज इस फैसले के बाद, ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद, अपोजिशन जमातें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की रिहाइश गाह पर इकट्ठी हुई हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। नजम साकिब साहब, राव खान और साकिब बशीर साहब तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, बहुत अरसे से चीज़ें डेवलपिंग सतह पर थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो अब अपनी आखिर की सतह पर जा रही है। इस महीने के आखिर तक PTI की डेडलाइन है कि उससे पहले तक कोई फ़ैसला कर लिया जाए, और हुकूमत ने भी कहा है कि 7 वर्किंग डेज़ के अंदर हम आपको बता देंगे आपके मुतालिबात के हवाले से। और ऊपर से आज अल-कादिर ट्रस्ट का फ़ैसला भी आ गया। तो अब आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इस फैसला आने के बाद क्या तब्दीली आ सकती है, ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं? फैसले पे क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो अल-कादिर ट्रस्ट है, या ये 458 कनाल ज़मीन है, या 460 अरब रुपए हैं, या 190 मिलियन पाउंड की बात हो रही है, इस केस में क्या सिर्फ ये 2 ही लोग थे? क्या खान था और बुशरा बीबी थी, कि कुछ और लोग भी थे? मैं बड़ी तफसील से मैंने ये देखा, बड़ी रिपोर्टें मैंने यानी देखी, टीवी पे लोगों को बोलते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आई कि ये इन 2 लोगों ने ही सारा कुछ किया, बाकी कुछ और लोग नहीं थे? मिसाल के तौर पे जिसने ये पैसे दिए उनका तो जिक्र ही नहीं है। अच्छा, इनके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होते थे, उस कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे और लोग भी थे। तो इन 2 लोगों ने किया, वो जो बीच में और सहूलतकारियां थी करने वाले लोग, वो किधर हैं? तो पहला तो सबसे सवाल ये आता है कि क्या ये दोनों ही थे? दूसरा ये आता है, वो लॉ में कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर आप कानून को में ताखीर करेंगे ना उसमें इंसाफ करने में, तो इसका मतलब है कि इंसाफ आपने नहीं किया, इंसाफ की नफी हो गई। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जल्दी कर दे तो कहते हैं कि मेरिट पूरे नहीं हुए। 3 दफा ये फैसला महफूज हुआ, उस पर भी बात करते हैं। 3 दफा ये फैसला महफूज होता है। क्यों होता है? कोई सवाल करे। अगर इंसाफ की बात है तो इंसाफ की बात की जाए कि ये 3 दफा महफूज क्यों हुआ, और ये आज ही क्यों, इस वक्त ही क्यों? तो ये हुआ दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि क्या ये मेरिट पे फैसला हुआ है, और अगर ये मेरिट पे फैसला हुआ है तो क्या पाकिस्तान में मेरिट पे फैसले होने शुरू हो गए हैं? ये तो बहुत खुशाइन बात है कि मेरिट पे बात होगी,
मेरिट में ये है, ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें तो सीधा सीधा सा जो है वो यानी खान पे इल्ज़ाम है और वो साबित हो रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो क्या मेरिट पे फैसले होने की पाकिस्तान, मेरे प्यारे पाकिस्तान में इब्तिदा हो गई है? ये तीसरा सवाल है। अब वो लोग जो कि दूसरी तरफ हैं, बाढ़ के उस तरफ खड़े हैं, जो नैब का ये अदालत का ये फैसला सुन रहे हैं और लुडियां डाल रहे हैं, लड्डू शड्डू तकसीम हो रहे हैं, उनसे एक सवाल ये है कि क्या नैब के तमाम फैसलों को उन्होंने मान लिया है? नैब की अदालत में जितने भी फैसले अब के बाद होंगे आप उनको मान लेंगे? ये 4 सवाल करने के बाद मैं आपसे कहूंगा कि वो जो खान कहा करते हैं ना अपने वोटर सपोर्टर्स को, क्या आपने घबराना नहीं है। वो इसलिए नहीं घबराना कि इसमें अभी तो ये पहली अदालत है, अभी तो हाई कोर्ट में जाएगा, एक डीबी डिविजनल बेंच बैठेगा, उसमें अपील होगी, अपील में जो हमने देखा तोशा खाना, साइफर, फलाना, इद्दत, ये केसेस दाएं बाएं होते रहे। हमने तो ये भी देखा कि बहुत बड़े बड़े केसेस, मिसाल के तौर पे अल अजीजिया हो गया, फ्लैगशिप हो गया, एवन फील्ड हो गया, वो ऐसे 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 करके हवा में तहलील हो जाते हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि हवाएं जो हैं वो किस तरफ चल रही हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब देखना है कि हवाएं खान के खिलाफ चल रही हैं या चल रही थी तो क्या मवाफिक हो गई हैं हवाएं कि नहीं हुई। इस पे ही सारा मुंतज होगा। और ये केसेस वेसेस तो पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। जरा सी बात पे कि जी उसने अबेट किया और एक बहुत बड़ा लीडर जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो दार पे चढ़ा दिया जाता है। फिर बड़े बड़े केसेस, बड़े बड़े वो आराम सुकून से जो है ना वो दाएं बाएं फाइलें हो जाती हैं और अदालत से फैसले आ जाते हैं जी कि ये तो गलती होगी। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले सुप्रीम कोर्ट रद्द करती है। लिहाजा मुझे किसी किस्म का क्यों आर नहीं है ये कहने में कि अगर ये हवाएं मुवाफिक चलती हैं, मुखालफत खत्म हो जाती है इन हवाओं की, इन केसों को किस्सा पारीना बनने में एक लम्हा भी नहीं लगेगा। अब आते हैं इसके असरात क्या होंगे जो आपने सवाल। मैं नजर साहब असरात पे जरा दोबारा आता हूं, मैं जरा बाकी 2 राय ले लेता हूं, फिर असरात पे दोबारा आता हूं उस राय के साथ। राव साहब की तरफ चलता हूं। जरूर 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 ये फरमाइएगा कि हवाएं क्या किस सिमत चल रही हैं। ये जो अभी नजम साकिब साहब ने तमाम चीज़ें बताई ये माजी की तल्ख हकीकतें थी। ऐसा होता रहा है, इसी बुनियाद पर अब भी कहा जाता है कि जो फैसले आ रहे हैं वो अगली अदालतों में जाकर वो क्या स्टैंड लेंगे। लेकिन अभी मुख्तसर फैसला आया है, जब तक तफसीली फैसला नहीं होगा तो मेरे ख्याल से अगली अदालत में भी नहीं लगेगा, अपील तो ये दायर कर देंगे। तो और फिर कुछ हमारे सीनियर कुलीग्स थे जिनको रात को ही फैसले का पता था, उन्होंने अंदाजा लगा लिया तमाम समातों को देखते हुए। तो क्या कुछ हुआ, आप क्या देख रहे हैं? देखिए ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर हम वही काम करेंगे जो बाकी अदवार में होता रहा कि फैसले कभी जब ज़रूरत थी जेलों में डाल दो, सज़ाएं दो, बगावत के मुकदमे बना दो, तैयारा हाईजैकिंग केस बना दो, मेमो कमीशन खड़ा कर दो, और जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो फिर एकदम से हर चीज़ विड्रॉ। प्राइम मिनिस्टर जिस दिन ओथ उठाते हैं, जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, उस दिन उनकी बरीयत हो जाती है और वो वज़ीर आज़म का ओथ उठा लेते हैं। तो अगर तो यही चीज़ें चलनी है, इसी व्हीलिंग डीलिंग से ही काम चलना है, तो मैं तो कोई बहुत पुरुमीद नहीं हूँ और ना मुझे लगता है कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। हम वही जो कोल्लू के बैल की तरह जो कहते हैं कि घूमे जा रहे हैं उसी विश्व सर्कल में, बार बार वही गलतियाँ वही चीज़ें करके हम मामला को चलाने की कोशिश करते हैं। इससे चलते नहीं है। हमने 70 साल करके देख लिया, नहीं चल रहा मामला, अब मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गया। बीच में हमें कोई रिप्रीव हो जाती थी, हम अमेरिका की जंगें लड़नी शुरू कर देते थे तो हमें कुछ थोड़ा सा उसमें रिलीफ भी मिल जाता था, चीज़ें भी ठीक हो जाती थी, माली तौर पे भी अदरवाइज़ भी। लेकिन मेरा ख्याल है अब वो चीज़ें भी नहीं रहीं। तो हमें अब थोड़ा सा संजीदगी से वो जो कहते थोड़ा पीछे बैठ के लंबी सांस लेके ठंडा पानी पी के हालात का जायज़ा लेके उसको असेस करके फिर आगे बढ़ना चाहिए और सही सिमत में अपना कम अज़ कम सिमत तो दुरुस्त करनी चाहिए, जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए। यही चीज़ें चल रही हैं। नजम साहब ने बिल्कुल सही कहा, कल को अगर कोई हो जाती है व्हील डील तो आप इधर देखेंगे जो बाहर हैं वो राना सनाउल्लाह साहब पहले खर्चे का इज़हार कर चुके हैं कि हम अंदर होंगे, वो बाहर होंगे, वो वज़ीर आज़म होंगे, हम अंदर होंगे। आसफ ज़रदारी साहब फरमाया करते थे
कि मैं जेल में होता हूँ या वज़ीर आज़म हाउस में होता हूँ, दो ही जगह हैं। तो राव साहब, ये जो आप मंजरनामा बता रहे हैं, इसमें तो वो चीज छुप गई है कि झूठ क्या था, सच क्या था। हम किसी भी केस में अगर किसी ने जुर्म किया भी है तो वो उसको भी सजा नहीं हो पाती, और अगर नहीं किया तो उसको भी हो जाती है। झूठ सच की परवाह। जी एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूं कि हमें जो सिम दुरुस्त करने की जब मैं बात करता हूं वो यही है कि आप मेरिट पे अगर गलत हुआ है तो सजा मिलनी चाहिए। भले पॉपुलर लीडर है, भले बहुत ज्यादा वोट लिए 8 फरवरी को उन्होंने स्वीप कर गए, अगर सही केस है तो सजा होनी चाहिए। अगर सही केस नहीं है तो नाजायज तौर पे मुकदमात बनाना, बंद रखना, इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग करना, ये भी उतना ही गलत है जितना किसी सही केस में हमायत देना किसी मुजरिम को या मुलजिम को। तो ये देखें, केस बनते रहते, केस का आप देखें खुद ही कंट्रोवर्शियल कर दिया। हुकूमत ने किया, पीटीआई ने भी नहीं किया, हुकूमत कंट्रोवर्शियल कर देती है, फैसला आज ये आएगा और जज साहब के कह ले के साख के हवाले से, अदालत के साख के हवाले से वो पहले से इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देते हैं आप कि अब पीटीआई कुछ ना भी कहे तो हर बंदा समझ रहा है कि जी ये तो कोई गड़बड़ी थी इसमें। ठीक है। और ये बहुत राइटली पॉइंट आउट किया नजमुल साकिब साहब ने, जो लोग जो क्या दो ही मुलजिम थे उसमें जिनको सजा होनी थी, या बाकी उसमें डॉक्यूमेंटेड है सारी चीज। ये नहीं है कि हवा में बात करें, व्हाइट कॉलर क्राइम कह दिया नैब ने तो व्हाइट कॉलर क्राइम तो नहीं हो गया, डॉक्यूमेंटेड है सारा कुछ। एनसीए के साथ उनका एक डीप फ्रीजिंग ऑर्डर है। एनसीए का किस बुनियाद पे उसने वो डीप फ्रीजिंग ऑर्डर किया, अदालत से जाके खुद उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो एसेट फ्रीज हुए, फिर डीप फ्रीज हुए, फिर उसको कम्युनिकेट किया गया, फिर वो हैंड ओवर किए गए अकाउंट वहाँ पे मलिक रियाज साहब के बेटे को। उन्होंने अल मशरिक बैंक के ज़रिए यहाँ पैसे ट्रांसफ़र किए। सुप्रीम कोर्ट में उसका अल मशरिक बैंक ने पूरा रिकॉर्ड पेश किया हुआ है, और जो कैबिनेट में जो कुछ हुआ वो भी रिकॉर्डेड है सारा, लिखत पढ़त में हर चीज़। तो कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाया उन्होंने कि ये डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे ये इल कॉटन बनी थी, ये डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे ये डील हुई, इसमें रिश्वत ली गई, ये अलकादर ट्रस्ट में ये इस तरह से करके डील हुई, इतने पैसे अंडर द टेबल लिए गए। तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट मौजूद है, लेकिन एक सिंगल पर्चा नहीं है वहाँ पे। और जो जिसको फेवर दी गई उसका तो नाम तक नहीं आया पूरे केस में। जाहिर है किसको फेवर दी गई ना उसी बुनियाद पे किया ना, जिससे रिश्वत ली गई उसको फेवर दी गई ना, उसका नाम तक नहीं आया। शहजाद अकबर साहब चले, आप कह सकते हैं जी वो बाहर चले गए, जो एसपी रिकवरी यूनिट जिन पे सबसे ज्यादा तनकीद होती है इस हवाले से, तो उनका तो आप कह सकते हैं, लेकिन बाकी नाम तो ले लेना भाई, उनका जिक्र तो कर ले ताकि तो लोगों को पता हो कि हाँ यार इसका ये रोल इसमें रहा है। जी ये साकिब बशीर साहब ज़रा बताइएगा, इख्तियारात से तजावुज़ था, ट्रस्ट को ज़मीन देने का था, ये क्या किस बुनियाद पर यह फैसला सुनाया गया और कब तक फिर ये तफसीली फैसला आ जाएगा? और फिर ये भी बताइएगा कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आता तब तक इसकी हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग भी नहीं हो सकती, ऐसा ही होता है? एक तो तफसीली फ़ैसला इसका आ चुका है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ कि जिस तरह आपने ट्वीट का जिक्र किया कि एक रात पहले ये ट्वीट भी आई थी कि 14 साल सज़ा जो होगी जो इमरान खान साहब को और 7 साल बुशरा बीबी को, वही हुआ। एक ट्वीट में मैंने देखा कि 150 सफ़ात का फ़ैसला होगा, तो वो 150 सफ़ात का ही फ़ैसला है। तो आपको भी पता लगा कुछ पहले कि आपको भी हमारी तरह उसी टाइम पता लगा? नहीं, वो पता तो चल ही जाता है हमें भी। तो इसमें एक जो चीज़ बात हो रही थी कि एक तो टोटल 8 मुल्ज़मान थे, इसमें 6 मुल्ज़मान इसमें जो वो इश्तिहारी हैं और 2 की हद तक ये केस हुआ है। फिर जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हैं उनके ख़िलाफ़ 6 जुलाई 2018 को जब फैसला सुनाया गया था तो उस वक़्त पीटीआई ने मिठाइयाँ भी बांटी थी और सब कुछ, नैब ने भी बड़ा सेलिब्रेट किया था। लेकिन वही नैब अक्टूबर 2022 में उसने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि ये केस तो बनता ही नहीं था, ये नैब ने गलत बनाया, नैब की पुरानी जो प्रोसिक्यूशन टीम थी। तो मुझे वो कहीं रिवर्स ना हो जाए ये सारा जो है वो मामला। इसके अलावा जो इमरान खान साहब जो इल्ज़ामात हैं वो एक तो करप्ट प्रैक्टिसेस या करप्शन का उन्होंने मतलब बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड लाने में उसके बदले उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी की जगह जो ज़मीन थी उसके लिए डोनेशंस और एक और 458 कनाल की जो ज़मीन है वो बुशरा बीबी की फ्रंट मैन एक एलिगेशन था कि वो फरा गोगी ने जो है वो ली। तो ये 190 मिलियन पाउंड लाने में सारा जो है वो उन्होंने किरदार अदा किया, फैसिलिटेट किया और करप्ट
करप्शन साबित की, अदालत कहती है कि करप्शन जो है वो साबित हो जाएगी, करप्ट प्रैक्टिसेस जो है साबित हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि जो काबीना जिसने मंजूरी दी थी वो इमरान खान साहब हेड कर रहे थे और बाकी सारी काबीना उनकी मौजूद थी, और ये मुत्तफिका फैसला था कि वो जो एक लिफाफा था, बंद लिफाफा जिसकी मंजूरी दी गई, और वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था या डीड थी, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट एक तो उसकी मंजूरी देगी, बाकी काबीना कहाँ पे है इस सारे मामले में? कहीं नहीं है। ये एक बड़ा ग्राउंड बनेगा इनके लिए। जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो कहेंगे ठीक है, हम तक ये केस जो है वो एक इमरान खान की हद तक बतौर वज़ीर आज़म तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि फैसला मुत्तफिका था तो बाकी काबीना कहाँ पे है? बाकी कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, आगे चलकर सब कुछ है, लेकिन इस केस में उनका कहीं नाम नहीं है। वो 2-3 लोग इन्होंने बतौर गवाह बुलाए, लेकिन बाकी लोगों को कहीं पे इस पे नहीं लाया गया, अगरचे मंजूरी उन्होंने भी दी थी। और दूसरी बात यह है कि जो एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी और जो रिस्पोंडेंट थे उसमें उनके दरमियान जो आपस में मुआहदा हुआ था, एक सेटलमेंट हुई थी, वो सेटलमेंट आज तक खुफिया है, तो वो सेटलमेंट सामने नहीं आई। तो एक फरीक कहता है कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था, मतलब नैब कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है। दूसरा फरीक जिस पे इल्जाम था, अदालत ने कहा है कि जुर्म साबित हो गया, वो कहता है कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा नहीं था। अब वो जो खुफिया एक लिफाफा था जो जिसकी मंजूरी, जिसके हवाले से मंजूरी फेडरल कैबिनेट ने दी थी, और वो सेटलमेंट थी वहां पे यूके में, वो खुफिया लिफाफा जब तक सामने ना आए तो उसमें से ये चीज स्टैब्लिश होना थोड़ा सा मुश्किल। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि साइफर के केस में हमने देखा कि वो बंद लिफाफा खुला नहीं था अदालत के सामने, तो उसकी बुनियाद पर उनको आगे रिलीफ मिल गया। तो हाई कोर्ट में जब ये जाएंगे तो ये एक ग्राउंड उनकी रिलीफ के लिए बन सकती है। ठीक है, लूप होल्स मौजूद है। नजम साकिब साहब, आप जरा बात कर लेते, जो ऑन गोइंग मुज़ाकरात हैं, 3 दौर हो चुके हैं और अभी हुकूमत ने बताना है, जवाब देना है जो मुतालिबात सामने रखे हैं, तो आपको लगता है कि कुछ उसमें इस फैसले की वजह से भी उसमें कोई तब्दीली आएगी या वो वैसा ही रहेगा? देखिए, मुज़ाकरात हम इस फोरम पे ज़ेर बहस के इस पैनल में हम कई दफ़ा कह चुके कि 2 किस्म के हो रहे हैं। एक वो है जो नज़र आ रहे हैं, जिसमें अभी हमने देखा कि डिमांड जो हैं वो लिख के दी गई हैं। एक वो है जो कि आज पता लगा, यानी इस फैसले के बाद पता लगा कि वो कोई इतने ज़्यादा पीटीआई के हक में जा नहीं रहे। ये याद रहे, वो मुज़ाकरात भी अभी ख़त्म नहीं हुए, ये मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। इसका असर तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये है कि इसका पता लग गया। मैंने जिस तरह हवाओं का जिक्र किया है कि ये हवाएं अभी तक मुखालिफ ही हैं खान के और पीटीआई के, और उसमें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है मुझे। देखिए, ये जो मुज़ाकरात हुकूमत की कमेटियों के और पीटीआई की कमेटियों के हो रहे हैं ना, इसका तो मैं पहले से कई दफा हम कह चुके हैं कि ये सिफर है, सिफर को सिफर से ज़रब दे, सिफर नतीजा निकलेगा। अभी तक ऐसा ही है और लग भी यही रहा है कि ये सिफर ही निकलेगा। दूसरे मुज़ाकरात जिसके बारे में हुकूमत घबरा गई, 3-4 दिन पीछे अगर आप देखें, खासतौर पे ये जो एक सियासी लीडरों से मुलाकातें हुई हैं, आप देखिए किस कदर पैनिक फैला हुआ है उनको। लेकिन इस फैसले के बाद जो है उनको तसल्ली हुई है, उनको तसल्ली हुई है कि नहीं हालात अभी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अभी ये चलेगी हुकूमत, क्योंकि ये पीटीआई के और खान के खिलाफ आया है। याद रहे कि अब पीटीआई को दोबारा से एक बयानिया बनाना है। इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूं और बड़ी अहम बात कर रहा हूं, इसलिए कि पीटीआई को किसी तरह से ये एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि अगर इस फैसले का हमारे हक में आता है तो इसका मतलब ये होगा कि आइंदा हमारे लिए रास्ता उस्तवार हो रहा है। तो उनको ये पता लगा कि नहीं, अभी रुकावटें हैं, तो या तो माफी मांगेंगे और अच्छे बच्चे बनने की बात करेंगे। हम माफी मांगते हैं खासतौर पे 9 मई पे, 9 मई पे, वो 26 नवंबर वगैरह नहीं, 9 मई पे माफी मांगते हैं। जो कुछ 9-10 को हुआ, हम उसके लिए अनकंडीशनल अपॉलॉजीज ऑफर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं होगी, हम इसकी गारंटी देते हैं। ये दोनों बातें खान नहीं करेगा, अभी तक की इतला यही है, ये दोनों बातें खान ने नहीं करनी। लिहाजा ये है कि ये कड़मास जो मचा हुआ है, ये जो सारी इस वक्त फिक्स सिचुएशन है, पॉलिटिकल आपकी अनसर्टेनिटी है, ये चलती रहेगी। और इसमें पीटीआई का अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में पीटीआई को अपना बयानिया बदलना पड़ेगा।
और उसका हो सकता है कि जो मुज़ाकरात कमेटियों के हो रहे हैं ना, उसमें भी पड़े कि 31 जनवरी आ गई जी, बस आपने कुछ नहीं किया, हम ना जुडिशल कमीशन बना, ना असीरान रिहाई हुए, ना ही आप हमारी बात सुन रहे हैं, लिहाजा ये ख़त्म। तो 0 ज़रब 0। अच्छा, बयानिए की बात जो है ना, बयानिए की बात यह है कि इस दफ़ा PTI को चाहिए कि कोई ऐसा बयानिया बनाए जो कि डूएबल हो, जो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक लेवल पे उसका असर हो सके। माफी के बारे में भी सोचा जा सकता है। राव साहब, ये बयानिए का जिक्र करने तो ये जब से ये रिटन मुज़ाकरात जो अपने मुतालिबात PTI ने हुकूमत को दिए हैं, तो हुकूमत को तो एक बयानिया मिल गया है कि ये NRO आ गया है PTI का। जब तक ये हुकूमत है या जब तक अगले इंतखाबात आते हैं, तो अब तो हुकूमत इसी एक बयानिए पर जाएगी। तो ये जो TORs दिए गए हैं, आपको लगता है कि PTI ने एक स्टेप फॉरवर्ड किया है, बता दिया कि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, अब आप बताएं आपको क्या लगता है, बैठना है इस पर या नहीं बैठना? ये बहुत ही स्मार्टली रिटर्न और उसको जो क्राफ्ट किया गया है, वो उसमें उन्होंने 9 मई के कमीशन का बराह रास्त मुतालबा नहीं किया, उसको उन्होंने सैंडविच कर दिया है। 9 मई से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी जिन हालात में हुई और उसके तहकीकात के क्यों वो गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद जो सिक्योरिटी इदारों की अहम सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे हमले हुए वो कैसे हुए, उसकी CCTV फुटेज कहाँ है, क्यों ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, और फिर उसके बाद जो फॉलो अप एक्शन है, गिरफ्तारियां हैं, FIRs हैं, घरों में तोड़ फोड़ है और इंटरनेट का शट डाउन है, वो सारा उसको बना करके बीच में सैंडविच 9 मई को कर दिया है। बराह रास्त उन्होंने 9 मई के मुतालबा नहीं किया उस तरह से। 24 और 27 के हवाले से भी तकरीबन उन्होंने इसी किस्म की बातें की है कि जी किसके हुक्म पे फायरिंग हुई और क्यों वहाँ पे हुई, क्या वाकई फायरिंग हुई, और जो लोग हैं उनकी निशानदेही की जाए जिन्होंने ये हुक्म दिया था। तो इस तरह करके उन्होंने गोल मोल किस्म के मुतालबात किए, लेकिन है वही जो ओरिजिनली वो कह रहे थे, लेकिन उन्होंने बराह रास्त वो मुतालबात नहीं किए। इससे भी लगता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बहरहाल मौजूद है। इसका नतीजा क्या निकलता है ये देखना पड़ेगा। जहाँ तक बात है, आपने जिक्र किया मुलाकात का, पेशावर की मुलाकातों का जी, तो मुझे नहीं पता कि क्या हकीकत है उन मुलाकातों की और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अलबत्ता जब मैं वो देख रहा था, सुन रहा था चीज़ें, और बड़ा मेरे हिसाब से तो गैर मामूली किस्म की चीज़ थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को स्पेशली पेशावर में बुला के मिलना, और वहाँ ज़ाहिर है वहाँ दहशतगर्दी के हवाले से चीज़ें हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद में भी हो सकती थी ये मुलाकात। पेशावर में उसके मिलने का मेरा ख्याल है एक तो एम्फेसिस के पर्टिकुलरली कि हमारा कमिटमेंट टू सिक्योरिटी के हवाले से, दूसरा उसका पॉलिटिकल पहलू बहरहाल मौजूद था, उसमें सियासी पहलू बहरहाल हुआ क्या है, क्या तय पाया है, क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई, उससे कता नज़र। मुझे याद आ रहा था अगस्त सितंबर 2020 में मोहम्मद ज़ुबैर की जनरल बाजवा साहब से मुलाकातें, जिसकी वजाहत आके की थी DG ISPR ने, उस वक्त बाबा साहब थे। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा था कि उन्होंने मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के मुकदमात के हवाले से बात की, तो उनको बताया गया कि ये अदालती मामलात हैं, आप अदालतों से रजू करें, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर सियासी मामलात को करने हैं तो सियासतदानों से बात करें, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये उस वक्त वजाहत दी गई, लेकिन उसके बाद अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, वो पास भी हुई और इमरान खान साहब की छुट्टी हो गई जी। तो मुझे बिल्कुल वो वाला मंजर मेरे जहन में आ रहा था कि अभी भी तरदीदें, तायीदें, वजाहतें, तफसीलात ये बयान हो रही हैं, लेकिन शायद किसी वक्त बैरिस्टर गौहर साहब भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरह बैठ के TV पे बताया करेंगे कि उस मुलाकात में क्या क्या बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था और उनको क्या बताया गया था और फिर क्या हुआ था। तो लेट्स सी। साकिब बशीर साहब, ये इस मुलाकात की सिग्निफिकेंस इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इस पर बात इसलिए भी हो रही है कि वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे ऑलरेडी, तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब का वहाँ पर अचानक जाना, और सुना ये भी है कि उनके लिए अरेंजमेंट किए गए वहाँ पर जाने, और फिर तो आपकी क्या खबर है, वहाँ पर क्या बातचीत हुई, क्या जो कहा जा रहा है कि एक अलहदा से मुलाकात हुई वो भी सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर ही हुई? बैरिस्टर गौहर तो मेरा ख्याल में सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने क्या बात करनी है, वो तो डेफिनेटली चेयरमैन है एक पॉलिटिकल पार्टी के, वो अपनी पार्टी के हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन इस मुलाकात की खबर आने के बाद हुकूमती सफ़ों में काफ़ी हलचल है,
काफ़ी बेचैनी है और हुकूमती जो वज़रा हैं उनसे जब सवाल भी हुआ कल जब ये मुलाकात की खबर आई तो उनमें वो जवाब जिस तरह पहले जवाबात दे रहे थे और पहले चीज़ें चल रही थी उस तरह का वो नहीं था, एक्टिव नहीं थे। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कि कल से लेकर आज तक मेरा ख्याल में जब ये फ़ैसला आया तो उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने सुख का सांस लिया कि चले फ़ैसला जो है वो आ चुका है। लेकिन जो मुलाकात एक पसे पर्दा जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसका असर हमें नज़र आ सकता है जो ज़ाहिरी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब हुकूमत एक तरफ कह रही है या एक बयानिया बनाने की कोशिश यकीनी तौर पर करेगी कि वो NRO मांग लिया है उन्होंने तहरीरी तौर पर, लेकिन वो इतना को कम्प्रीहेंसिव है, ऐसे लगता है कि किसी को कहते हैं कि PTI वकीलों की पार्टी बन चुकी है, तो किसी वकील ने वो पूरा तैयार किया है ड्राफ्ट जो रिटर्न था, तो उसमें उन्होंने हर चीज़ डाल दी है और हुकूमत किसी तौर पर भी इस पर एग्री नहीं होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं, ख़ास तौर पर 26 नवंबर और फिर अगर 9 मई पे भी बनता है तो उसमें भी चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं मुमकिना तौर पर। तो इसलिए ये आसान नहीं होगा कि वो 26 नवंबर या 9 मई से मुतल्लिक़ जो वाक़यात हैं उन पर कमीशन बनाने के लिए तैयार हो जाए। फिर जो रिहाई वाला मामला है उसमें उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान उनका नाम नहीं लिखा, कहा है कि PTI के जितने भी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, तो उसमें वो भी आ जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली उनका नाम नहीं लिखा और हुकूमत डायरेक्टली उनको रिहा भी मुझे नहीं करती हुई नज़र आ रही। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत आप ये कहें कि कोई दुरुस्त समत जाएगी हुकूमती साइड से, ऐसा लग नहीं रहा। और जो मुज़ाकरात जो अभी खबर आई है मुलाकातों की, उसके बाद तो मुझे ज़्यादा नहीं ऐसा लग रहा कि जिस तरह वो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि ये भी हमें ज़हन में रखना होगा कि हम कहीं इस्तेमाल ही ना हो जाए। तो फिर 20 जनवरी भी करीब है। राना सनाउल्लाह जो है उनसे कल सवाल हुआ, 20 जनवरी के बाद जो अमरीकी इंतज़ामिया में तब्दीली आ रही है तो उसका असर हो सकता है। तो हुकूमती वज़रा इस इंतज़ार में बहरहाल हैं, वो कहते हैं कि हम मुदाखलत नहीं मानेंगे कि वहाँ से कोई ट्वीट, कोई चीज़, कोई बयान, कोई इनडायरेक्टली कोई कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए ज़हनी तौर पर वो तैयार बहरहाल ज़रूर है। उन्होंने अवाम को भी तैयार कर दिया है ये मुज़ाकरात की जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब देखना ये है कि इसको हुकूमत किस तरह इसका जवाब देती है, वो बड़ा अहम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो स्मार्टली उसको ड्राफ्ट कर दिया। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मराकश में कश्ती हादसे का पेश आया। नजमुल साकिब साहब, अभी तो वो वाला सोग ख़त्म नहीं होता, वो वाली डिस्कशन हम पूरी नहीं कर पा रहे कि वाक़े पे एक और वाक़या हो रहा है और ये तारिकीन वतन जो मुल्क छोड़कर यूरोप में मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर सुहाने ख्वाब सजा कर जा रहे हैं, लेकिन नींद की मौत की वादी में चले जाते हैं। तो आखिर ये कब रुकेगा जाकर सिलसिला? 40-50 साल से यही देख रहे हैं, कोई इस तरह का हादसा होता है, उधर से लोग गिनते हैं, वो जो मुकामी हुकूमत है वो बताती है इतने लोग मारे गए, इतने लोग लापता हैं। उधर में जो हमारी एम्बेसी उस मुल्क में है वो गिन के बताती है और कहती है जी कि हम उनके मुतल्लका हुकाम से इन टच हैं। इधर फॉरेन ऑफिस में एक क्राइसिस सेल जो है वो रीएक्टिवेट हो जाता है, एक प्रेस रिलीज इशू हो जाती है और उसके बाद हुकूमत जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से कहती है कि फलां जगह पे गुजरात है, खारियाँ है, लाला मूसा है वगैरह वगैरह, इन जगहों पे एजेंट है, उनको पकड़े। 2-3 छोटे पकड़े भी जाते हैं एजेंट। उसके बाद फिर अगले वाक़े आने तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक ऐसी खामोशी होती है जो कि आपको समंदर के ऊपर नजर आती है। ये हम देख रहे हैं। देखिए, क्विकली बताऊंगा, इसके 3 क्विक यानी एंगल हैं। एक है कि नौकरियां नहीं है पाकिस्तान में, दूसरा ये है कि ह्यूमन स्मगलिंग जो है वो होती है और वो हो रही है और उसको आप रोक नहीं सकते। उसके लिए 2018 में 2 कवानीन भी आ चुके हैं, लेकिन कवानीन आने से उसकी इंप्लीमेंटेशन तो नहीं होती ना, वो होती नहीं है। उसमें करना क्या है? एक पैगाम दूंगा उन तमाम वालिदैन को
जिनके बच्चे जो हैं वो इस तरह 10 लाख दे के, 12 लाख दे के, 14 लाख दे के जाते हैं और फिर इस तरह मारे जाते हैं कि आप ना हुकूमत की तरफ देखिए, ना कानून की तरफ देखिए, ना ही अदालत की तरफ देखिए। अपने बच्चों की जान बचाइए, और उसका तरीका यह है कि अगर भेजना है आपने मुल्क से बाहर तो प्रॉपर जेन्युइन वीजा लगवाइए, वरना यहीं रखिए, अपने बच्चों को जिंदा रखिए। वो कुछ छोटी मोटी मजदूरी कर लें लेकिन जिंदा रहें। राव साहब, बहुत हौलनाक किस्म की सूरत हाल है। 8 दिन से ज़ायद वो लोग समुद्र में मौजूद रहे, उनके पास खुराक ख़त्म हो गई, उनको वहाँ पर एक ये रखमाल बना कर रखा गया। तो क्या मुश्किलात है, नहीं रोका जा सकता इनको? 13 दिन सौख तकलीफ में गुजारे। आप देखें, मौत सामने हो और आप मदद के लिए पुकार रहे हो और वो कोई मदद को नहीं आया। पता था सबको, वो स्पेन के उन्होंने कंफर्म किया है कि 8 दिन पहले हमें पैगाम आया था, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी। तो मसला ये है कि 50 लोग थे, 50 में से 40 पाकिस्तानी हैं जो जहाँ बाग हुए वहाँ पे। तो आप देख लें क्या सूरत हाल है। और ये बहरा ओकेनस उसको कहा जाता है अफ्रीका का कब्रिस्तान। 2024 में 10,547 लोग समंदर की नज़र हुए हैं, 30 बंदे फी दिन। अब इस सूरत हाल में अब क्या बंदा क्या कहे उन वालिदैन को, और उनको जो अपने जान और माल दोनों ज़ाया करने जा रहे हैं। बच्चे अलहदा जान से हाथ धोते हैं, पैसे अलहदा जाते हैं उनको। तो उन पैसों से यहाँ कारोबार करा लो यार। 12 लाख रुपए अगर आपके पास आ ही गए हैं, 20 लाख आ गए, ये तो बड़ा लिक्विडेटिव बिजनेस है। इंसानी स्मगलर है, उसको तो एक खेप में 2, 4, 5 करोड़ रुपए बच जाना है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इधर जो सिस्टम है हमारा, उसमें वो आराम से निकल जाता है बच के, वो उन्हीं पैसों की मदद से। तो खुदा के लिए हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अभी वज़ीर आज़म ने एक परसों मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने कहा जदाद ज़ब्त कर इंसानी स्मगलरों को पकड़े। कुछ भी नहीं होता, इतनी दफ़ा ये हो चुके हैं दावे वादे, ये ऐलानात, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये दुरुस्त बात है, मैं नजीम साक़ साहब को इंडोर्स करूँगा कि उन वालिदैन को खुदा के लिए हाथ जोड़ के अर्ज़ है कि अपने बच्चों की जान बचाएं, अपना माल बचाएं, उनको यहाँ पे वो कारोबार करा दें जो वहाँ उनको भेज के कराना है आपने। साकिब बशीर साहब, कौन से वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएँ? ये बच्चे खुद भी इज़्ज़त करते हैं और समटाइम्स तो उनके वालिदैन को भी नहीं पता होता। पिछली दफ़ा हमने सुना 35 FIA एहलकारों को मुलव्विस होने में साथ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, फिर भी एक और वाक़या हो गया। बिल्कुल, ये बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है। इस वाक़े को अगर आप पढ़ें, इसके हवाले से जितनी भी अभी तक मालूमात सामने आई हैं, इतना दर्दनाक है कि 13 दिन जिस तरह राव साहब ने बताया ये चलता रहा, हथौड़ों से मारते रहे, या इस किस्म की वो अफ्रीका के जो एजेंट थे जिनके हवाले ये लोग किए गए और इनको मारा गया। बाकी जो आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर बहुत सारे नौजवान ऐसे ही हैं हमारे ये मंडी, गुजरात, गुजरांवाला, जेलम, इन इलाकों में ख़ास तौर पर एक तो एजेंट्स भी दस्तयाब होते हैं, दूसरा वो भी अपनी पढ़ाई की तरफ तो जाते ही नहीं है। बस उनका रुझान डे वन से यही होता है कि हम इतना बड़ा रिस्क लेंगे और आगे चले जाएंगे। फिर वालिदैन से भी ज़बरदस्ती भी बहुत सारे जो ऐसे भी देखे हैं नौजवान जो ज़बरदस्ती भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल में हुकूमत को जो कानून साजी है उस पर अमल दरामद करने, एजेंट्स को रोकने, इस किस्म का कोई ऐसे इकदाम ज़रूर उठाने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आखिरी बात सिर्फ करूँगा, पिछला जो वाक़या था उस वाक़े के बाद बहुत सारे FIR जो FIA के लोगों के हवाले से कार्रवाई का जिक्र आया, लेकिन हमने उसका एक अल्टरनेट देखा कि FIA ने जो लीगल लोग जा रहे थे यहाँ से एयरपोर्ट से, ऐसी खबर आई कि उनको भी रोकना शुरू कर दिया, उनके ऑफलोड करना शुरू कर दिया, मतलब उल्टा लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। जो लोग लीगली जा रहे हैं उनको कम से कम तंग ना करें, आप सिस्टम को ठीक करें और उन लोगों तक पहुंचे, उन एजेंटों तक जिनको अंदर से सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है, और इनको जो है वो रुकना चाहिए जो कुछ हो रहा है। और आए रोज इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत भी अफसोस का इजहार करने के अलावा जो कुछ नहीं कर पा रही। तो इसमें जो हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं उसमें क्या चीज़ मजीद ऐड की गई है, मुख्तसरन बताइएगा। ऐड तो वो जो जितने भी लोग थे FIA की सतह पर तमाम के खिलाफ कार्रवाइयां खुल चुकी हैं, उनको सस्पेंशन की गई है, उनको नौकरियों से निकाला गया है, क्रिमिनल कार्रवाइयां जो शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाइयां हुई तो इन्होंने ऑल्टरनेट के तौर पर लोगों को जो है वो इस तरह तंग करना जो है वो शुरू कर दिया। इसका मामला यही है कि पूरा जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर जितने भी फैसिलिटेटर हैं, अभी भी एजेंट्स मौजूद हैं, अभी भी ये काम हो रहा है और आगे भी हमें ये लगता है कि ये होता रहेगा। जब तक आप पूरे सिस्टम को खत्म
ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमें आए रोज़ इसी तरह हम बात भी करते रहेंगे और इसी तरह इन चीज़ों को उठाते रहेंगे, और आए रोज़ हमें इतनी अफसोसनाक खबरें मिलती रहेंगी। ये यंग लोग हैं सारे, 20, 25, 28 साल इनकी एज होती है, और वो अपने सुहाने ख्वाब मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए यूरोप की तरफ जो है वो देख रहे होते हैं। और यहाँ पे एक और बात भी है, यहाँ पे देखें ना कि बेरोजगारी भी है, यहाँ पे भी बहुत सारे मामलात है मुल्क में। मुल्क का वो जो कहते हैं पूरा माशी स्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं होगा तो उसके असरात हर बंदे पर आते हैं। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो वहाँ पर भी जाकर ये लोग कौन सी ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं। हम इसी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पैनलिस्ट ने हमें बताया, हमें ख़ुद लोगों के वाक़यात पता, हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं कि वहाँ पर भी जाकर वो वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 3-3, 4-4 साल पुलिस से छुप कर वो फिर रहे हैं। अगर पकड़े गए तो डिपोर्ट हो जाएंगे, अगर जान बच गई तो पहुंच जाएंगे, और पूरी ज़िंदगी वहाँ पर मजदूरी ही करनी है। यहाँ पर मज़ीद इज़्ज़त का रोज़गार वो कमा सकते हैं जो यहाँ पर नहीं करते। वो जिस तरह अभी बात की गई कि वो इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर कर सकते हैं। नजमुल साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को दावतनामा मिला है। जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को नहीं, सिर्फ बिलावल भुट्टो को। ज़रूरी सवाल ये है कि दावतनामा मिलने से बिलावल भुट्टो जरदारी के अगले वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात में कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है। जी, आज का गैर ज़रूरी सवाल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने ऐलान किया है कि 65% यानी 65% नंबर लेने वाले तालिब इल्मों को लैपटॉप दिया जाएगा। 65% अगर आप लेंगे कोई तालिब इल्म तो लैपटॉप मिलेगा। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए कितने फ़ीसद नंबर लेने दरकार होंगे ताकि बंदा जम के पढ़ाई करे। नाज़रीन, अपने फीडबैक से सोशल मीडिया पर आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।